दोस्तों, आज मैं ऐसे बरसगीर के गुलकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें किंग ऑफ मेलोडी और सुर संगीत का बादशाह भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब कैसे गुलकार बने। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के शहर अमृतसर से जुड़े हुए एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद और जबकि आपकी वालदा का नाम अल्लाह रखी था। आप अपने वालिदैन की 7वीं औलाद थे। आपका नाम मोहम्मद रफ़ी रखा गया, जिसका मतलब बुलंद या ऊंचा। उस वक़्त शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बच्चा दुनिया में कितना ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। आपका आबाई गांव कोटला सुल्तान में ज़्यादातर रोज़गार नहीं था, जिसकी वजह से आपके वालिद हाजी अली मोहम्मद ने अपने बड़े बेटे मोहम्मद दीन को साथ लिया और लाहौर का रुख किया। लाहौर उस वक़्त पंजाब का दारुल हुकूमत होता था और आपके वालिद ने कुछ रिश्तेदारों की मदद से लाहौर के अंदर एक रेस्टोरेंट खोला, जिसे उस वक़्त ढाबा कहते थे, यानी कि छोटा सा रेस्टोरेंट। जबकि आपके भाई मोहम्मद दीन ने बाटी के इलाका नूर मोहल्ला में एक बार्बर शॉप खोल ली थी। जल्द ही आपके वालिद और आपके भाई का काम चल निकला। दूसरी तरफ कोटला सुल्तान सिंह में परवरिश पाने वाले मोहम्मद रफ़ी की उम्र अभी 5-6 साल ही हुई थी कि उन्हें स्कूल में दाखिल करा दिया गया। उस उम्र में ही उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा खूबियाँ नुमायाँ होने लगी थीं और वो बहुत से जानवरों की आवाज़ें निकाल लेते थे। स्कूल की असेंबली में वो इंडिया का कौमी तराना पढ़ते थे, जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गांव में लोग आपको रफ़ी नहीं बल्कि फीको कहते थे, यानी कि आपका निक नाम फीको था। जब आपके वालिद को लाहौर में आए हुए 10 साल हो गए और थोड़ा वेल सेटल हो गए तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला लिया। अभी उनके माशी हालात काफ़ी बेहतर थे। पूरी फैमिली बाटी के करीब बिलालगंज के इलाके में 2 कमरों के एक मकान में रहने लगी। लेकिन लाहौर आकर मोहम्मद रफ़ी कभी स्कूल नहीं गए और ना ही उनका पढ़ाई में दिल लगता था। वो अपने बड़े भाई की बार्बर शॉप में जाते थे और वहाँ पर बतौर असिस्टेंट काम करते थे। दोस्तों, बिलालगंज ही एक ऐसा इलाका था कि जहाँ पर एक फ़कीर रोज़ गुजरता था। वो कभी तो गीत गाता था और कभी कोई नात पढ़ता था। मोहम्मद रफ़ी साहब को उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। आप उस वक़्त कमसन बच्चे थे। जब भी वो फ़कीर आपकी गली से गुजरता तो आप उसके पीछे पीछे चले जाते। फ़कीर ने भी नोटिस किया कि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ये बच्चा मुझे फॉलो करता है और मेरे पीछे पीछे चलता है। एक रोज़ उसने खुद गाने की बजाय रफ़ी से कहा कि बेटे तुम गाओ। रफ़ी ने वही गाना सुनाया जो फ़कीर अक्सर गाता था, जिसके बोल थे खेडन दे दिन 4। रफ़ी ने जब ये गाना ख़त्म किया तो फ़कीर ने उनका कंधा थपकते हुए कहा, बेटा एक दिन तेरी आवाज़ दुनिया पर राज करेगी। किसे मालूम था कि उस गुमनाम फ़कीर की पेशगोई दुरुस्त साबित होगी। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। उसके बाद रफ़ी साहब ने साज़ो आवाज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, लेकिन आपके वालिद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि रफ़ी बार्बर शॉप पर अपने बड़े भाई की मदद करे और काम सीखने में दिल लगाए। लेकिन रफ़ी साहब शॉप के ऊपर अपने गाहकों को उनकी फरमाइशों पर गाने सुनाते रहते थे। आपके वालिद ने आपकी शादी कोटला सुल्तान में अपने भाई की बेटी बशीरा से कर दी। रफ़ी साहब की उस वक़्त उम्र सिर्फ 14 साल थी, जबकि रफ़ी साहब की वाइफ दुल्हन 13 साल की थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया लाहौर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जीवन लाल आपकी बार्बर शॉप के सामने से गुजरे और रफ़ी साहब को गाते सुन लिया और फिर वो पलट कर दुकान की तरफ आए और ये देखकर हैरान रह गए कि वो गाना गाने वाला एक नौउम्र लड़का है। जीवन लाल ने ही रफ़ी साहब को लाहौर रेडियो स्टेशन पर बुलाया और ऑडिशन देने के लिए कहा। आपने ऑडिशन को पास कर लिया और ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पर गाना गाने लगे। फिर आपके बड़े भाई ने लाहौर के 2 बड़े गायकों यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली और उस्ताद छोटे गुलाम अली की शागिर्दी में आपको दे दिया। उन्होंने आपको क्लासिक की मौसीकी सिखाई।
और आपको इस काबिल कर दिया कि आप महफिलों और तकारीर में गाना गा सकते थे। फिर उभरते हुए मौसीकार श्याम सुंदर ने आपकी आवाज़ किसी महफिल में सुनी और उन्हें अपनी फिल्म गुल बलोच के लिए गुलकारा जीनत बेगम के साथ उनका पहला फिल्मी गाना गवाया। गाने के बोल थे गोरिये नी हीरिये नी। 1944 में रफ़ी साहब के बड़े भाई ने आपकी हिम्मत अफजाई की और उन्हें बम्बई जाने का कहा, क्योंकि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा गढ़ था जहां पर गायकों को अक्सर अपना नाम बनाने का मौका मिलता था। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने अपने एक दोस्त हमीद को सहारे के तौर पर सरपरस्ती के लिए आपके साथ भेज दिया। बम्बई में जाकर आपने भिंडी बाजार में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जिसका माहाना किराया उस वक्त 4 रुपए था। रफ़ी साहब के मिजाज में इंकसारी थी, बेपनाह मिलनसार थे, करीबी मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ते थे और जल्द ही वो भिंडी बाजार की खासी जानी पहचानी शख्सियत बन गए। इधर उधर से सिफारिशें तलाश करके मौसीकी की महफिलों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, लेकिन रफ़ी साहब को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का कोई मौका ना मिल सका। आखिरकार उन्होंने लखनऊ से मौसीकार निशाद के नाम उनके वालिद का एक सिफारशी खत मंगवाया। निशाद के तवस्सुत से 1944 में रफ़ी साहब को फिल्म पहले आप में एक तराना गाने का मौका मिला। ये तराना कोरस की शक्ल में था। उसके 2 साल बाद रफ़ी को निशाद साहब की मौसीकी में दोबारा गाने का मौका मिला और गाने के बोल थे तेरा खिलौना टूटा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर मौसीकार निशाद साहब का जो मकाम है उससे दुनिया वाकिफ है, लेकिन उनका एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मोहम्मद रफ़ी जैसा गुलकार दिया। तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। 1944 से लेकर 1949 के दौरान रफ़ी साहब ने 100 से ज़्यादा गाने गाए। 24 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के हाथों से तमगा हासिल किया। 1950 की दहाई में रफ़ी की शोहरत मकबूलियत अरूज पर पहुंच गई, जिसमें उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक कोई कमी नहीं आई। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ माजी के अदाकार दिलीप कुमार पर उनकी आवाज़ खूब जचती थी। उन्होंने अपने दौर के हर मौसीकार के साथ काम किया। हर अदाकार पर उनके गाने पिक्चराइज हुए। पाकिस्तान बनने के बाद रफ़ी साहब ने इंडिया में ही रहने का डिसीजन ले लिया, तो आपकी बीवी बशीरा ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि तक़सीम हिंद के फसादात के दौरान आपकी बीवी बशीरा के वालिदैन को कत्ल कर दिया गया था। फिर रफ़ी साहब ने इब्तदाई ज़माने की जद्दोजहद के दौरान अपने सरपरस्त हमीद की तजवीज़ पर उनकी साली बिल्कीस से शादी कर ली। रफ़ी साहब के बिल्कीस बेगम से 7 बच्चे थे, जिनमें शाहिद रफ़ी, नसरीन अहमद, परवीन रफ़ी, सैयद रफ़ी, हामिद रफ़ी, यास्मीन रफ़ी और उनका बेटा खालिद रफ़ी शामिल है। दोस्तों, कुदरत ने बेइंतहा उन्हें अरूज दिया, लेकिन उनके मिजाज की सादगी और इंकसारी हमेशा बरकरार रही। उनके दरवाजे से कोई सवाली खाली नहीं जाता था। उन्होंने कभी अपना माजी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो फिल्म इंडस्ट्री के माहौल में रहकर भी अपनी ज़िंदगी में कोई बेअतदाली नहीं आने देते थे। 1977 तक उनके गाए हुए गानों की तादाद 25 से 26,000 के दरमियान थी। 2016 में इंडियन हुकूमत ने एक दफ़ा फिर उनको याद किया और एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक के बायस अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। दोस्तों, आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री
मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर पसंद आई हो तो अपने इस पीके मेगा वीडियो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंस 1 मीटर का ज़रूर रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे चैनल का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।